पहली बात, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है? तो त्रिभुज नियम के अनुसार यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा एक क्रम में व्यक्त किया जाए, है ना, ए और बी वो सदिश हैं और पी क्यू और क्यू आर वो भुजाएं हैं, ठीक है। तो विपरीत क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा ये है पी आर भुजा, विपरीत क्रम में है और ये तीसरी भुजा है। तो विपरीत क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों ए सदिश बी सदिश, उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। मतलब आर सदिश क्या है? ए सदिश प्लस बी सदिश, या ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर क्या है? आर सदिश। तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? बताइए, आर सदिश माइनस ए सदिश बराबर ए सदिश। कोई दिक्कत ही नहीं ना, पक्षांतरण करना आप जानते हैं, बी सदिश को इधर लाएंगे तो ये भी सही है। और ऐसा भी लिख सकते हैं आर सदिश माइनस ए सदिश बराबर बी सदिश। तो सदिशों के त्रिभुज नियम से ये आ जाता है। इससे फिर आप दूसरे समीकरण भी बना सकते हैं। तो एक बात आपको याद दिला दी। अब देखिए, आज का हेडिंग लिखिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसमें हम त्रिभुज नियम काम में लेंगे। तो चित्र बनाता हूं आपके लिए। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को करने के लिए हम इस चित्र को काम में लेंगे। कहते हैं एक्स दिशा वाई दिशा और यह है मूल बिंदु ओ, ओरिजिन ओ, ठीक है। मान लेते हैं पी बिंदु पर Q1 बिंदु आवेश रखा हुआ है और P बिंदु का मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 है। स्थिति सदिश सब जानते हैं, है ना, 11 पढ़ के आए हैं। तो P बिंदु का मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R1 है। मैंने कहा स्थिति सदिश R1 है, इसका मतलब O से लेकर P तक की दूरी तो R1 है ना, और OP के ऊपर सदिश लगा दें तो उसको लिखते हैं R1 सदिश। तो P बिंदु पर Q1 आवेश भी मैंने दिखाया। और सुनिए, O से R2 दूरी पर एक दूसरा बिंदु है Q बिंदु, O से R2 दूरी पर। और अगर सदिश रूप में लिखे तो R2 सदिश, तो R2 सदिश क्या है? Q बिंदु का स्थिति सदिश है और Q बिंदु पर कोई आवेश है Q2 आवेश। अब हमने P को Q से जोड़ दिया, P बिंदु को Q बिंदु से जोड़ दिया। इतना हो जाए तो बता देना। इतना हो जाए तो बता देना। मुझे तो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, OPQ बन गया ना एक त्रिभुज। इस त्रिभुज पर हम त्रिभुज नियम भी लगाएंगे। Q2 आवेश Q1 आवेश पर, है ना, F12 बल लगा रहा है, ऑन 1 ड्यू टू 2। Q1 आवेश Q2 आवेश पर F21 बल लगा रहा है। तो एक्चुअल में कूलाम का नियम तो हम पढ़ ही चुके हैं कि दो आवेश एक दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं, और वो सूत्र आप क्या लिखते हैं? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं। तो ये है F बल का परिमाण है ये, है ना। तो दो आवेश एक दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं और कूलाम के नियम से इस सूत्र के अनुसार बल लगाते हैं। अब आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सदिश निरूपण करेंगे। और हम जानते हैं कि पहला आवेश दूसरे को दूर धकेलता है, तो दूसरा आवेश भी पहले को दूर धकेलता है। कब? जब वो दोनों एक जैसी प्रकृति के होते हैं, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वो क्या करते हैं? विद्युत बल लगाते हैं, आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का। तो यहाँ पर चित्र में Q1 धनात्मक है, Q2 भी धनात्मक है, इसलिए Q2 आवेश Q1 आवेश को दूर धकेल रहा है। किससे? F21 बल से। F21 नहीं है, F12 है। और Q1 आवेश Q2 आवेश को दूर धकेल रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। किस बल से? F21 बल से। मैंने सदिश लगाया है। तो इस तरह से
आपको चित्र बनाना है, पहले सदिश निरूपण करेंगे आज। हो जाए तो बता देना इतना। सर हो गया। सभी ने? एक हाँ आपकी सर। अटेंडेंस यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, और बाकी लोग भी बता दो जब तक हो गया। तो आई थिंक कर ही लिया होगा अब तक तो। तो छोटी छोटी चीजें काम आएगी, जैसे त्रिभुज नियम, कूलाम का जो नियम था, ये सब काम में लेकर हम सदिश निरूपण कर देंगे कूलाम के नियम का। तो अब आगे शुरू करते हैं। तो कुछ लिखना शुरू करें भाई, बाकी लोग जल्दी बता दो, इतनी देर में हाँ तो 2 बार सर। बन जाएगा। बाकी लोग दूसरे लोग, हाँ सर। मतलब सभी ने कर लिया। तो लिखिए माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 क्रमशः बिंदु P व Q पर स्थित हैं। Q1 व Q2, Q1 व Q2 क्रमशः बिंदु P कैपिटल P व बिंदु Q कैपिटल Q पर स्थित हैं, जहां मूल बिंदु O से, जहां मूल बिंदु O से बिंदु P व Q के स्थिति सदिश, जहां मूल बिंदु O से बिंदु P व बिंदु Q के स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। R1 पर भी सदिश है, R2 पर भी सदिश है। इतना कर लें। डन, कंप्लीट यहां तक। यस तो सर। हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अब आगे की बात, तो मैंने बल दिखाए हैं। पहला आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है, दूसरा आवेश पहले आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो F12 कहें या F21 कहें, F12 F21 ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है ना, एक बल है और नीचे यहाँ मैंने लिखा है F12, वहां पर F तो ठीक है, नीचे लिखा है 21। तो ये F12 ये F21 क्या है, तो इसको समझ लें। Q1 पर Q2 के कारण बल, समझ गए, F12 Q1 पर Q2 के कारण बल है F12, और देखिए Q2 पर Q1 के कारण बल है F21, समझ गए। ये F12 है पहले पर यस सर। दूसरे के कारण, ये F21 है दूसरे पर पहले के कारण। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दी, F12 क्या है, F21 क्या है, और इनकी दिशाएं कैसी है, इनकी दिशाएं कैसी है, ऑपोजिट, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है ये बल। तो सदिश में दिशा का महत्व होता है, इसलिए हम सिंबल बदल दिए, F12 F21 विपरीत दिशाओं में। परिमाण इनके बिल्कुल समान होंगे, परिमाण आपको पता है KQ/R² अपन कर। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं आपको करना नहीं है अभी, है ना, Q सदिश से, Q बिंदु से P बिंदु की तरफ एक सदिश दिखा दूं R12, अभी लिखना नहीं है ना, हो सकता है मैं चेंज कर दूं। तो देखिए मैंने Q बिंदु से P बिंदु की तरफ एक सदिश दिखाया R12, तो ये R12 क्या है, P बिंदु का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q बिंदु के सापेक्ष। तो अब त्रिभुज नियम अगर लगाना चाहूं मैं, क्या, OQ सदिश प्लस QP सदिश, तो बराबर क्या आएगा,
त्रिभुज नियम लागू करो और सोच के बताओ, लिखना नहीं है। OPQ त्रिभुज में मैंने कहा OQ सदिश प्लस QP सदिश बराबर क्या आएगा? देखो सही लिखा क्या? त्रिभुज नियम के अनुसार दो क्रमागत भुजाओं के सदिशों का योग तीसरी भुजा के सदिश के बराबर होता है, जो कैसे क्रम में है? विपरीत क्रम में है। तो O से Q, Q से P ये क्रम हो गया, O से Q, Q से P ये क्रम हो गया, विपरीत क्रम में क्या है? OP। तो त्रिभुज नियम से ऐसा लिखा जाता है। जिन्होंने 11th में फिजिक्स में थोड़ा गड़बड़ किया है उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, बात तो बड़ी आसान सी है। त्रिभुज नियम, ठीक है। तो अगर मैं R2 सदिश प्लस R12 सदिश लिखूं तो बराबर क्या होगा? अब बताओ, अभी अभी बताया मैंने कुछ। OQ प्लस QP बराबर OP। तो OQ क्या है? R2। QP क्या है? R12। तो बराबर क्या आएगा? R1। कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सी बात है। बराबर क्या आएगा? R1। OP बराबर क्या है? R1। तो R12 वेक्टर बराबर क्या हुआ? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ में आ रही है बात? R12 बराबर, तो R2 को मैं पक्षांतरित कर सकता हूँ ना। तो अब हाँ सर। ये मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहा है। तो आप लोग भी अपने चित्र में क्या करें, Q से P की तरफ ये एरो दिखा दो एक तो, Q से P की तरफ ये एरो दिखा दो एक तो। दूसरा यहाँ पर क्या लिख दो? R12। R12 ये छोटे छोटे भी दिखते हैं ना आपको, आपके घर पे R के नीचे 12 दिखता है? हाँ हाँ सर। दिखता है, मतलब बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये काम और कर दिया चित्र में। चलिए अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम के नीचे जो पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ के बाद अब नए पैराग्राफ में लिखना शुरू कीजिए। कूलाम के नियम से Q1 आवेश पर, कूलाम के नियम से Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला सर एक विद्युत बार बल। फिर से बोलना। हमने लिखा कूलाम के नियम से Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, लगने वाला विद्युत बल। तो ध्यान से देखें, मैं लिख रहा हूँ F12। तो F12 क्या है? Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण विद्युत बल। क्या लिख रहा हूँ? K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। हाँ भाई, तो ये तो आपके लिए जाना पहचाना ही है। कैसा है जाना पहचाना? F बराबर आपको बताया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। आया ना? जब कूलाम का नियम बताया था तो मैंने आपको कहा था सदिश रूप में, तो वहां पर मैंने आपको कहा था ये होता है इकाई सदिश। और ये इकाई सदिश किसकी दिशा में होता है? ये इकाई सदिश बल की दिशा में होता है। तो यहाँ पर अब आज हमारा बल हमने क्या लिखा है? F12। तो इसका मतलब R12 कैप किस दिशा में होगा? F12 की दिशा में होगा, F12 की दिशा में। सही बात। और F12 की दिशा में एक और है R12 सदिश। तो R12 सदिश तो पूरा सदिश है और R1 कैप इकाई सदिश है। चलिए मुझे बताइए, सदिश A मैंने लिखा है ना, पुरानी बात। इसके बाद कुछ अलग बातें बता रहा हूँ। तो सदिश A का परिमाण ऐसे लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। कोई सदिश है, सदिश A, और सदिश A का परिमाण है ये। क्या है ये? परिमाण। तो परिमाण को ऐसे लिखते हैं ना, A के ऊपर सदिश नहीं है, A के ऊपर सदिश नहीं है, इसका मतलब A क्या है? परिमाण है। और यहाँ पर सदिश है, इसका मतलब ये परिमाण भी है, इसमें सदिश भी है। तो किसी सदिश के परिमाण को ऐसे भी लिखते हैं
और किसी सदिश के परिमाण को ऐसे भी लिखते हैं। तो दिमाग में फिट कर लो, अगर कोई सदिश है जो कि ऊपर लिखा हुआ है ए सदिश, तो ए सदिश के परिमाण को ऐसे भी लिखते हैं मापांक लगाकर, ऐसे भी लिखते हैं। अब जब सदिश का चिन्ह नहीं है तो मापांक लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि सदिश का चिन्ह है तो मापांक लगा देते हैं। तो इस तरह से किसी सदिश के परिमाण को व्यक्त किया जाता है, पहली बात। अब मुझे बताओ इकाई सदिश का सूत्र क्या होगा। इकाई सदिश ए कैप लिखा है मैंने, ये तो सदिश है, ये सदिश का परिमाण है। इकाई सदिश का सूत्र क्या होता है? बड़ी छोटी छोटी बातें हैं 11th की, मुझे याद दिलानी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा कह दूं ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं, तो कुछ बच्चे पता नहीं जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, या जानते थे बट भूल गए होंगे। वेट कर रहा हूं, बताइए। ये सदिश है ए सदिश, ये सदिश का परिमाण है, ये भी परिमाण ही है, दो तरह से लिख सकते हैं। इकाई सदिश का सूत्र क्या होगा? कोई बात नहीं, भूल गए आप लोग। तो इकाई सदिश का सूत्र ये होगा, सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दो, किसी भी सदिश को उसी के परिमाण से भाग दे दो तो क्या मिलता है? इकाई सदिश। इकाई सदिश का खुद का परिमाण कितना होता है? इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? एक। तो इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, और ये होता है सदिश, और उसी सदिश के परिमाण से भाग लगा दिया। तो ये इकाई सदिश का सूत्र आप ऊपर लिख सकते हैं, कॉपी के टॉप पर लिख दो। इकाई सदिश ए क्या बराबर सदिश ए भाजक उसी का मापांक, उसी का परिमाण। तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है, बोल तो ही जा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। सबसे जटिल सब्जेक्ट इसको माना जाता है, माना इसलिए जाता है क्योंकि सबसे जटिल है ये। अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो बड़ा आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे पता लगना चाहिए आपके बारे में कि आप कितना जानते हो 11th। वैसे 11th की बहुत थोड़ी सी फिजिक्स 12th में काम आती है, अच्छी बात है ये आपके लिए। अगर 11th में गड़बड़ की है आपने या आपके विद्यालय ने, आपके टीचर्स ने, कुल मिलाकर गड़बड़ का परिणाम क्या है कि 11th की फिजिक्स मान लो कमजोर है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी सदिश में। बाकी पूरी फिजिक्स 12th की 11th से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। 12th की फिजिक्स 10th से थोड़ी कनेक्टेड है। 10th में आप लेंस, दर्पण, परावर्तन, अपवर्तन पढ़ते हैं, वो 12th में भी आता है। 10th में आप विद्युत धारा, ओम का नियम वगैरह पढ़ते हैं, वो 12th में भी आता है। तो 12th की फिजिक्स 10th से थोड़ी सी कनेक्टेड है, और 11th से कुछ भी नहीं है। चलिए, तो इकाई सदिश के बारे में कॉपी के टॉप पर आपने लिख दिया, और मैंने आपको सदिश और सदिश के परिमाण को, इकाई सदिश को कैसे लिखते हैं, ये सब बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप समीकरण 1 देकर रख दें। समीकरण हम F12 को पूरा निकालेंगे और फिर लास्ट में कह देंगे इसी प्रकार F21। तो F12 पर ही फोकस करना है आज। चलिए अब देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज शब्द नहीं लिखते, सिंबल बनाते हैं। त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में सभी को दिख रहा है OPQ? हाँ सर। त्रिभुज OPQ में, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, OQ प्लस QP सदिश लगा दें बराबर OP सदिश, मतलब R1 सदिश प्लस R12 सदिश बराबर R2 सदिश। इसका मतलब R12 सदिश है ना, ये तीनों चारों पद लिखें, बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश। और R12 बराबर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 का मापांक। तो ध्यान दें, यहां से यहां क्या परिवर्तन हुआ है, और किसी को पता लगा हो तो बताओ मुझे। इस पद से इस पद में परिवर्तन क्या हुआ है? इस पद से इस पद में परिवर्तन क्या हुआ?
सर आपने इसका बोलिए। परिमाण लिख दिया। परिमाण ले लिया है ना। यह है सदिश। सदिश में दोनों चीजें होती है, परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। तो नीचे वाले पद में हमने दिशा को छोड़कर केवल क्या लिखा है, परिमाण, है ना। परिमाण कैसे लिखते हैं इसलिए मैंने आपको पहले बताया था, परिमाण लिखने के तरीके आपको पहले बता दिए। तो यहाँ मापांक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है परिमाण, लिख दिया। आई थिंक समीकरण 2 तक सभी ने कर लिया होगा, इसलिए आपको मैंने त्रिभुज नियम बताया ताकि आप ये जो स्टार लगा हुआ पद है उसको हजम कर पाओ, उसको डाइजेस्ट कर पाओ। चलिए इक्वेशन 2 के बाद देखिए, बल F12 की दिशा में इकाई सदिश, बल F12 यही बल F12 की दिशा में इकाई सदिश बल F12 की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, R12 कैप बराबर R12 सदिश बटा R12। देखिए इकाई सदिश क्या होता है, इकाई सदिश होता है सदिश बटा उसका परिमाण, सदिश बटा उसका परिमाण। समीकरण 3 हो जाए तो बता देना। सर कर लिया। समीकरण 3 तक सभी ने कर लिया, सभी ने कर लिया। यस सर। तो 2-3 जने भी बोल देंगे ना तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ कर लिया। तो अब क्या करना है आगे, अब हमें समीकरण 1 में मान रखना है, कहां से, समीकरण 2 से और समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 से आप R12 की जगह क्या रख देंगे, आपको दिख रहा है। समीकरण 3 से R12 कैप की जगह क्या रख देंगे वो भी आपको दिख रहा है ना। तो शुरू करें, हाँ सर। शुरू करें। Yes. चलिए तो लिखिए, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा R12 की जगह R2 बताइए, R2 माइनस R1 सदिश मापांक और ये स्क्वायर इनटू, तो R12 की जगह मैंने रख दिया, अब स्क्वायर था तो इस पर स्क्वायर लगा दिया, है ना। अगर यहाँ R12 स्क्वायर हो तो यहाँ स्क्वायर आ जाए, इस तरह से समीकरण 2। अब समीकरण 1 में देखो क्या हुआ है, तो R12 सदिश बटा R12, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पर दिमाग नहीं चलाना, यहाँ पर तो बस ध्यान रखना है कि समीकरण 2 से मान सही जगह रखा है ना, और सही रखा है ना। समीकरण 3 से मान सही जगह रखा है और सही रखा है ना, सही जगह रखा है, बस ध्यान देकर मान रख दिया हो तो बताएं कि हाँ सर रख दिया। हाँ सर रख दिया। बाकी लोग आगे बढ़े, इस पद से आगे बढ़े। Yes, sir. तो अब यस देखिए सर। के, ओके, के Q1 हाँ
आपको आवाज आना बंद हो गई है, अभी आ रही है आवाज स्टूडेंट? हाँ सर। तो इधर देखिए, R12 सदिश की जगह में क्या लिख रहा हूँ, R2 सदिश माइनस R1 सदिश, R2 सदिश माइनस R1 सदिश, और R12 की जगह क्या लिख रहा हूँ, R2 सदिश माइनस R1 सदिश का मापांक। तो ध्यान दें, R12 सदिश की जगह मैंने क्या लिखा है और R12 की जगह क्या लिखा है ना, एक सदिश है और एक उसका परिमाण है, तो बिल्कुल सही बात है। अब अंतिम सूत्र क्या होगा, तो अंतिम सूत्र मैं ऊपर लिख रहा हूं, अंतिम सूत्र होगा तो वो ऊपर लिख रहा हूं मैं, F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा R2 माइनस R2 सदिश माइनस R1 सदिश, और ये हो गया होल क्यूब इनटू, है ना, ये हो गया नीचे होल क्यूब इनटू ऊपर है R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इस पर स्टार लगा दें। तो इस तरह से कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किया जाता है, और इसमें हर में क्या है, हर में है R2 सदिश माइनस R1 सदिश का परिमाण और उसका है क्यूब, है ना, घन, और यहाँ पर है R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो नीचे तो है परिमाण और ऊपर है सदिश, परिमाण नहीं है ऊपर, छोटा कोष्ठक है। तो लिख लिया हो तो बताइए। और इस डेरिवेशन में एक गड़बड़ है और आपने बताई नहीं वो गड़बड़, आपने वो गड़बड़ बताई नहीं, बताइए कहाँ है, कोई बता सकता है? R1 माइनस R2 आएगा। हाँ, तो क्या आएगा, बड़ा ध्यान से और बड़ा सफाई से उसको काम करना है, सारा काम सही है, एक छोटा सा परिवर्तन, ये क्या है बोलिए, OQ, हाँ ना? यस सर। चित्र में Yes, देखो OQ sir. क्या है, चित्र में देखो OQ क्या है, R1 नहीं है, R2 R2 है। समझने का काम सब आपने सही किया, लिखने में एक परिवर्तन करना है। इधर देखो OP क्या है, R1 है, तो OP क्या लिखना था, R1 लिखना था, बस। तो 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, एक जगह, ठीक है। तो यहाँ 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2, बड़ा सफाई से करना उस काम। तो सभी जगह आप फटाफट फुर्ती दिखाओ, जहाँ 2 है वहां 1, जहाँ 1 है यहाँ हो गया। अब इधर आता हूं मैं, चलिए यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, इकाई सदिश में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर 2 का 1 कर दिया और 1 की जगह 2, कारण हमने शुरू से OQ लिखा है तो यहाँ R2 लिखना था, OP लिखा है तो यार आपको भी मुझे बताना चाहिए था। चलिए हमने ध्यान दे लिया, अच्छा किया। R2 की जगह R1, R1 की जगह R2। तो शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लेकिन बोले नहीं, अब उनको सबको क्लियर हो गया होगा कि वो सही सोच रहे थे, अब वो खुद सोच रहे होंगे कि बोल ही देना चाहिए था। तो अभी मामला ठीक है, तो समझा, सब कुछ सही हमने। अब 1-2 को परिवर्तित करके एक्सप्रेशन आपके सामने ये है, बात सही है ना, यहाँ पर जो हमने बात की अभी मुझे बिल्कुल 100% बात समझ में आ रही है, परफेक्ट सही है। हाँ, तो F12 क्या है, कोई बताएगा? F12 क्या है, कोई बताएगा? कोई बता ही नहीं रहे। बताइए। हाँ, लिखा हुआ है ना आपकी तो रजिस्टर में लिखा हुआ है F12 क्या, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण विद्युत बल है F12।
तो आपको बस अब क्या लिखना है, इसी प्रकार Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण विद्युत बल। तो सूत्र क्या होगा देखते हैं। इसी प्रकार Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण सीबीएसई में बच्चों को ये पढ़ाया ही नहीं जाता है, सिलेबस में ही नहीं है उनके। आरबीएसई सिलेबस सीबीएसई से थोड़ा सा है ना ऊपर लेवल का है, अच्छे लेवल का है, उसमें ये टॉपिक भी है। क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप अगर कोई नीट का या आईआईटी का एग्जाम देंगे मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, तब आपको ये बातें काम आएगी। और हमारी क्लास में कुछ दूसरी क्लास के बच्चे एंटर कर गए थे। क्या चल रहा है? मोइनुद्दीन प्लीज, मोइनुद्दीन आवाज आ रही है? मोइनुद्दीन आवाज आ रही है? चलिए इनको पढ़ने दो फिर। आप लोग बताओ मुझे, लिख दिया क्या नेक्स्ट फॉर्मूला? यस सर। तो ये भी लिख ही दिया होगा F21। किसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला F21। तो एक बल के लिए पूरा फॉर्मूला डेराइव करते हैं और दूसरे को हम लिखते हैं सिमिलरली इसी प्रकार। तो क्या होगा K Q1 Q2 परिमाण तो नहीं बदलता, R2 माइनस R1, ध्यान दें 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, और यहाँ पर R2 माइनस R1। दिशा विपरीत, तो परिमाण में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए आप, दिशा विपरीत है, R1 माइनस R2। अगर इस तरफ है तो R2 माइनस R1 इस तरफ, हो दिशा विपरीत। तो ये है सदिश निरूपण। यहाँ ध्यान दे लेना, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्योंकि ऊपर भी R2 माइनस R1। जब आप अच्छे प्रश्न करेंगे तब ये सदिश निरूपण काम आएगा। हाँ बस कर लिया यहाँ तक। अब आपसे Yes, एक sir. प्रश्न करवाया जाए। अब ये हमारी क्लास से मोइनुद्दीन साहब गए क्या? ठीक है, समझदार थे। क्योंकि हमारी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी क्लासेस चलती है, तो 12th हिंदी मीडियम तो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुई है। देखिए करीब 3 महीने 15 दिन हो गए। चलिए, तो अब एक प्रश्न हल कर सकते हैं आप लोग, एक प्रश्न हल कर सकते हैं आप लोग। प्लस 3 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर 5 माइक्रोकुलाम। चित्र बनाया जा रहा है इस तरह से। आवाज नहीं आ रही? मेरे हिसाब से तो आवाज आ रही है। चलिए, तो ये इस तरह से, तो P बिंदु Q बिंदु, ये मूल बिंदु, आवेश के परिमाण दे दिया आपको, है ना। अगर मैं P बिंदु और Q बिंदु के निर्देशांक बता दूं कि भाई Q बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो Q बिंदु का निर्देशांक है 6,1 मीटर, और P बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो P बिंदु का निर्देशांक है मान लिया हमने 2,6। आपसे पूछ रहे हैं
बताइए इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल कितना होगा? विद्युत बल कितना होगा बता सकते हैं? ऐसे प्रश्न ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, थोड़े जटिल हो जाते हैं। तो जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो क्या कर लेंगे, वो फटाफट P और Q के बीच की दूरी पता कर लेंगे ना। हेलो, तो आपको इसमें Q1 कितना दिया हुआ है? Q1 दिया हुआ है 3 गुणा 10 की घात -6 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है? तो Q2 दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात -6 कूलम। R दिया हुआ नहीं है, बिंदु है ना, तो क्या दिए हुए हैं? बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक दिए हुए हैं 2,6, 6,1। अब आपको R पहले पता लगाना पड़ेगा, और R पता लगाने के 2-3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? तो शायद आपने सुना होगा कि R बराबर होता है x² + y²। अगर द्विविमीय तल है तो R बराबर होता है x² + y², और अगर त्रिविमीय बिंदु है तो x² + y² + z²। ये होता है, ये सब 11th फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है। तो P बिंदु के लिए मैं R1 सदिश मान लूं, तो R1 सदिश का मापांक क्या होगा? x² + y²। अब R1 सदिश के लिए देखिए x का मान कितना है? 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। y का मान कितना है? 6 है, 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है, 36 + 4 40, ठीक है। 40 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 2 वर्गमूल 10, ठीक है ना। तो R1 सदिश आ गया मेरे पास, R1 सदिश का परिमाण आ गया 2 वर्गमूल 10 मीटर। R2, तो R2 हम मानते हैं Q बिंदु का स्थिति सदिश, तो Q बिंदु के लिए दूरी देखिए, तो R2 सदिश का परिमाण क्या आएगा? तो R2 सदिश का परिमाण आएगा इसी सूत्र से, x² + y²। अब Q बिंदु के लिए x कितना है? 6 है, y कितना है? 1 है, तो कितना आएगा? R2 सदिश का परिमाण। अब यहाँ मैं एक परिवर्तन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक परिवर्तन, चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 36 + 1 मतलब वर्गमूल 37, इस तरह से वर्गमूल 37। आ गया R1 सदिश का परिमाण, R2 सदिश का परिमाण। हो गया स्टूडेंट्स? हाँ सर। है ना। और बात समझाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं R1 को ऐसे लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ? एक सरल तरीका और बता रहा हूँ, मैंने कहा ना 2-3 तरीके हैं इस दूरी को निकालने के। तो एक प्रश्न को अच्छे से समझ लें कैसे है। तो R1 सदिश को ऐसे लिखते हैं, ये तो है R1 का परिमाण। सदिश को कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं xi कैप + y j कैप। तो काफी बच्चों की बत्ती जल गई होगी कि हाँ ऐसे समीकरण होते हैं सदिश गुण निरूपण। अब x का और y का कुछ ना कुछ मान होता है, तो x का मान कितना है? तो x का मान 2 है। y का मान कितना है? तो y का मान 6 है। किस बिंदु के लिए? P बिंदु के लिए, ठीक है। P बिंदु के लिए मैंने R1 सदिश लिखा। तो बताइए Q बिंदु के लिए R2 सदिश क्या लिख सकते हैं? तो एक सरल तरीका और है मेरे पास, उससे बताता हूँ। उससे करेंगे तो ज्यादा सरल पड़ेगा, वर्गमूल के चक्कर में आप थोड़े बच जाएंगे। R2 सदिश क्या होगा? तो R2 सदिश होगा 6i कैप + 1 j कैप, क्योंकि 6 है x का मान और 1 है y का मान। किसके लिए? Q बिंदु के लिए। और Q बिंदु का स्थिर सदिश कौन है? R2 सदिश, लिख दिया मैंने। अब अगर मुझे R12 सदिश निकालना हो, R12 सदिश, तो आपको पता है ना R12 सदिश क्या होता है? तो R12 सदिश होता है R1 सदिश माइनस R2 सदिश। अब बताइए R12 सदिश बराबर कितना होगा? जल्दी बता दो, बहुत सरल सी बात है, घटाना ही तो है। R1 सदिश बता दिया, R2 सदिश बता दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को काम में ले लो, कितना होगा? -4i कैप + 5 j कैप। मेरा तो ये आया, क्योंकि मैं R1 में से R2 को घटाऊंगा। बिल्कुल सही है R12 कैप। हाँ सर। अब प्रोग्राम चालू कर दो। इस सूत्र से आप इन दोनों आवेशों के बीच बल निकाल सकते हो। इस सूत्र से हमारे पास क्या है?
हमारे पास R12 आ गया है। R12 क्या होता है? R1 सदिश माइनस R2 सदिश। अब एक और चीज बता दो, R12 का मापांक क्या होगा? मतलब R1 सदिश माइनस R2 सदिश का मापांक क्या होगा? तो मापांक कैसे निकालते हैं किसी भी द्विविमीय सदिश का? है ना, x के गुणक का वर्ग, मतलब i कैप के गुणक का वर्ग, j कैप के गुणक का वर्ग जोड़ दो। तो 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 कितने हो जाएंगे? 41। कोई बोला नहीं? वर्गमूल का 40। तो कुल मिलाकर R12 सदिश, जिसको R1 सदिश माइनस R2 सदिश भी लिखते हैं, का परिमाण कितना आया? वर्गमूल 41। वर्गमूल 41। अब मान रखने हैं, बस मान रखने हैं, इसको मैं मान रखता हूँ। तो आपको तो सूत्र लिखना पड़ेगा, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से F12 सदिश, जो कि आपसे क्या कहा है? Q1 और Q2 के बीच में, मतलब Q1 और Q2 के बीच में विद्युत बल ज्ञात करना है। बल एक सदिश राशि है, तो देखिए Q1 पर Q2 के कारण बल, मतलब +3 माइक्रोकूलाम पर +5 माइक्रोकूलाम के कारण विद्युत बल इस सूत्र से आएगा, और +5 माइक्रोकूलाम पर +3 माइक्रोकूलाम के कारण बल इस सूत्र से आएगा। तो फिजिक्स में बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है कि पूछा क्या जा रहा है। तो अगर आपसे कहें +3 माइक्रोकूलाम पर +5 माइक्रोकूलाम पर बल निकालिए, तो आपको इस सूत्र से निकालना है। तो हम लिखेंगे, है ना, +3 माइक्रोकूलाम पर +5 माइक्रोकूलाम के कारण विद्युत बल, ये सूत्र लिख दें और मान रखें, और फिर इसको हल करें। तो K का मान रख दिया मैंने, Q1 Q2 के मान रख देते हैं। माइक्रो सब जानते हैं, 10 की घात -6, 5 गुणा 10 की घात -6 बटा, बटा क्या है? तो बटा है R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और R1 माइनस R2 का जो मान है वो मैंने निकाल रखा है, इसका होल क्यूब करेंगे। तो होल क्यूब क्या होगा? तो वो होगा वर्गमूल के अंदर 41 की घात 3, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो हमने R1 माइनस R2 का मापांक निकाल के रखा हुआ है, ये सबसे नीचे वर्गमूल 41 तो दिया मान। R1 माइनस R2 भी निकाल रखा है, इधर देखें, ये है R1 माइनस R2, और इसका मान कितना आया? -4 i कैप प्लस -4 i कैप प्लस 5 j कैप, ऐसा ही रहेगा ये। बस हो गया काम। तो ऊपर हल कर लें, कितना आएगा? 135 10⁻³ अपॉन 41 की घात 3 बटा 2, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। माइनस का 4 i कैप प्लस का 5 j कैप। ऐसे ऐसे प्रश्न भी होते हैं फिजिक्स में। F12, तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल निकाल दिया हमने, 135 गुणा 10 की घात 3, माइनस का 3 है, और नीचे है 41 की घात 3 बटा 2, क्योंकि 41 का वर्गमूल भी है और घात 3 भी है। तो इसको हम यहाँ तक लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं तो कूलाम का नियम बड़ा आसान है ना, आपको कह देते बल का परिमाण ज्ञात करो, तो इन सूत्रों की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो आपका वो रामबाण फॉर्मूला काम करता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यदि Q दिया हुआ हो, मतलब Q1 Q2 दिए हुए और R दिया हुआ हो, तो आप इस सूत्र से परिमाण फटाफट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको R दिया हुआ नहीं हो, आवेशों के क्या दिए हुए हो? निर्देशांक दिए हुए हैं, और आपसे बल का परिमाण नहीं, बल ही पूछा हो, सदिश, तो आपको इन सूत्रों को काम में लेना पड़ता है। तो इसको पढ़ना भी पड़ता है, और इन पर आधारित प्रश्न भी देखने पड़ते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको P बिंदु का स्थिर सदिश लिखना पड़ता है, Q बिंदु का स्थिर सदिश लिखना पड़ता है निर्देशांक को देखकर, और फिर इन दोनों के बीच का, है ना, Q से P का स्थिर सदिश लिख दिया, और फिर परिमाण निकाला। क्यों निकाला? काम आएगा आगे। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न होते हैं। एक जटिल प्रश्न आपको दिखाया,
इसकी वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने एक वीडियोग्राफी भी की है, जिनको जरूरत हो मुझे बोलते, ये मैं सेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कल भी हम 9 बजे ही मिलेंगे, 9 बजे ही हमारी क्लास रोज होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।